ये सोमनाथ कैसे लुट गया? ये अयोध्या में किसने हमारा मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई? ये मथुरा में किसने हमारा मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई? ये काशी विश्वनाथ के अंदर वो शिवलिंग को उठा करके दूसरी जगह रखा जो नंदी के सामने होना चाहिए था, हमें पता नहीं चला। और सत्ता के साथ मिलकर के लोगों ने जो हालात पैदा किए, उससे आप इस तथाकथित आजादी के बाद उन चीजों को लड़ने के लिए 500 साल तक आपको कोर्ट में मुकदमा लड़ना पड़ रहा है। यानी जब किसी ने हमारी चीज छीनी तब मुकदमा कोर्ट कचहरी नहीं हुआ, लेकिन जब हम वापस मांग रहे हैं तो हमें एक एक चीज के लिए 500 साल इंतजार करना पड़ रहा है। क्योंकि वो ताकतें आज भी उसी ताकत से, उसी बलबले से, उसी जोश के साथ इस भारत को तोड़ने में लगी हैं। और कुछ लोग जो हिंदू समाज के हो सकते हैं, उनके छोटे छोटे मकसद, क्योंकि वो तमाम वही लोग हैं जिन्होंने जयचंद होकर के काम किया। लेकिन मेरा दुख जो मैं आज आपसे इसलिए साझा करना चाहता हूं कि संजय भाई ने मुझे बार बार कहा कि इसमें युवा बहुत है। पुष्पिन भाई, मैं ये सब बात आपको समझाने के बाद अपने उस निष्कर्ष पे आना चाहता हूं, ताकि एक बात आप ये समझें कि आखिर जिस देश ने, जिस सभ्यता ने पूरी दुनिया में जब कोई विश्वविद्यालय नाम की चीज नहीं थी, क्योंकि आज के युवा को यह बताया गया है ये ऑक्सफोर्ड, ये हार्वर्ड, ये ही दुनिया की सबसे ज्यादा ज्ञान की जगह है। जब लोगों को जीरो का पता नहीं था, जब लोग तारों को कैसे, कौन सा तारा क्या है, ये हवा पुरवैया क्यों चलती है, और पुरवैया हवा के पता करने के लिए नासा नहीं लगा था। गांव का एक देहाती आदमी जो ना एमए किया है ना पीएचडी किया है, वो चिड़िया को, जो गौरैया जब मिट्टी में नहाने लगे तो वो कहता था कि पुरवैया चलने वाली है या बरसात आने वाली है। ये देश तो उससे चल रहा था, इससे ज्यादा विकसित ज्ञान क्या हो सकता है। लेकिन अब हमें मौसम विभाग बताता है। इस तरीके के लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो नालंदा है, ये वो ज्ञान का केंद्र था कि दुनिया से लोग कहां कहां से आते थे, जब ना रेलगाड़ी थी ना हवाई जहाज था। कहां कहां के देशों के लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। इसीलिए जब इस देश पे इस्लामिक जिहादियों ने, आतंकवादियों ने जब यहां आकर के सत्ता स्थापित की, तो उन्होंने पहला काम क्या किया? उस बख्तियार खिलजी को हिंदुस्तान में आके अपना राज स्थापित करना था। वो करता कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसने राज स्थापित किया और आपकी नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, क्योंकि वो खुद जाहिल था और जहां से आया था वो बहुत बड़े जाहिल हैं, और पूरी दुनिया को जाहिल बनाना था। क्योंकि उनका कहना था कि अब एक किताब आ गई है और इस किताब के बाद हमें किसी दूसरी किताब की जरूरत नहीं है, क्योंकि हकीम लुकमान के सारे नुस्खे इस किताब में हैं, तो इसके बाद किसी किताब की क्या जरूरत है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में 95 लाख किताबों में आग लगाई और महीनों आग जलती रही। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि आज 1947 के बाद के भारत पे जब मैं बात करता हूं, तो ये मेरी पीड़ा भी है, गुस्सा भी है कि आज का भारत, जो लोग सत्ता में हैं, इसलिए मैंने गुजरात के एक भाषण में कहा, जब समाज जागरूक होता है,
जब समाज को अपने राष्ट्र के प्रति चिंता होती है, अपनी आस्थाओं की चिंता होती है, अपनी संस्कृति की चिंता होती है, परंपराओं की होती है, सरोकारों की होती है, वो समाज सत्ता पर दलालों को हटा करके ऐसे लोगों की स्थापना करता है जो राष्ट्र को बचाएं, जो राष्ट्र के तमाम जितने भी उनकी आस्थाएं हैं, तमाम जितनी भी परंपरा है, संस्कृति, उनको मजबूत करें। कुछ कुछ ऐसा एहसास लोगों को हुआ। इस एहसास ने आपको अगड़ों में, पिछड़ों में, ब्राह्मण में, ठाकुर में, दलित में, यादव में, इसमें, उसमें, ये जो आपको बांटा गया और आप बटे और आप डरे हुए थे इसलिए आप बट गए, और बटने के बाद आपका सबने फायदा उठाया और उन्होंने अपने उन मंसूबों को आपकी बुनियाद और आपके कंधों पे रख करके अपने मंसूबे पूरे किए। लेकिन जब आपको यह समझ आया कि हम कौन हैं, क्या हम सिर्फ यादव हैं, क्या हम सिर्फ दलित हैं, क्या हम सिर्फ कुर्मी हैं, क्या हम सिर्फ शेड्यूल कास्ट हैं, जब आपने कहा हम ये नहीं हैं और आपको बोध हुआ, तो आपने अपने आप को पहली बार आपको लगा हम सब सनातनी हैं। और जब आपको सनातन का बोध हुआ और जब आप इस जुमले, इस मक्कारी और झूठ से बाहर निकले जो आपके नेताओं ने, सामाजिक संगठनों ने अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए चलाए कि सारे धर्म बराबर हैं, जब आपकी ये चेतना जागी कि सारे धर्म नहीं है, धर्म सिर्फ एक है, इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स, इस कायनात की उत्पत्ति कब हुई होगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी हुई थी तब से लेके अब तक, और जब तक ये संसार है, ये दुनिया है, ये सूरज है, ये हवा है, ये पानी है, ये नाले हैं, ये नदियां हैं, ये पहाड़ हैं, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक एक ही धर्म रहेगा और उस धर्म का नाम है सनातन। यानी आप कहें कि सनातन राष्ट्र है, सनातन संसार है। ये जो दुकानें हैं मजहब की, कोई 1400 साल पैदा हुआ है, कोई 2000 साल पहले पैदा हुआ है, इसका कोई पैगंबर है, इसकी कोई किताब है, इसमें ये करना है, ये नहीं करना है, ये करेंगे तो ये होगा, ये करना है, ऐसे ऐसे फैलाना है, ये किताबों वाले मजहबों ने पूरी दुनिया को गर्त में मिला दिया। इसलिए सनातन सिर्फ धर्म है और कोई दूसरा धर्म नहीं है, बाकी सब मजहब हैं। मजहब पैदा हुए हैं तो मजहब के मरने का भी दिन तय होगा। सनातन अनादि है, अनंत तक रहेगा। आप उसके वंशज हो जो सनातन को मानते हैं। सनातन माने साइंस, सनातन माने ये पूरी कायनात, आप उसके हिस्से हैं। इसलिए आपके संस्कारों में सब कुछ वही है। आप पेड़ की पूजा करते हैं, आप पीपल की पूजा करते हैं, आप तुलसी की पूजा करते हैं, आप गंगा को नदी नहीं गंगा मां कहते हैं, आप सूरज को प्रणाम करते हैं कि उसकी एनर्जी के बगैर ये चलेगी नहीं जिंदगी, आप अग्नि की पूजा करते हैं, आप वो सनातनी हैं। ये मंदिरों का कंसेप्ट भी बहुत पुराना नहीं है। इसलिए हमें यह समझना होगा, इन झूठे मक्कारों ने सत्ताओं पे बैठने के लिए इस देश के बहुसंख्यक सनातनी समाज को इतना कमजोर किया, इतना उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और कुंठा बिठा दी कि वो कभी अपने पुरुषार्थ को न समझ पाए, अपने पुरुषार्थ को न जगा पाए, अपने इतिहास के हीरोज को न समझ पाए। वो बौनों को देखे, बौनों को पढ़े और बौना ही बनने की कोशिश करे। इसलिए हमने 70 साल में बौने पैदा किए, बौनों को सत्ताओं पे बिठाया और बौनों को हमने अपने देश की चाबी दे दी, तुम जैसा दिल चाहे चलाओ। तो उन्होंने क्या किया, मेरा अब यहां से जिस युवा से मेरी अपील है, मैं अब उस पाठ पे आता हूं।
आपसे एक बात ईमानदारी से पूछता हूं, और संजय भाई अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो इसको इशू बनाइए। इसलिए मैंने कहा मेरा निजी तौर पे मेरा अपना स्वार्थ कुछ नहीं है। ये जो पूरा एक यात्रा चल रही है जिसमें आप सब जानते हैं कितने लोग हैं, चाहे वो RSN सिंह साहब हो, GD बख्शी हो, सुशील पंडित हो, कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब हो, ललित अंबरदार हो, अंकुर शर्मा हो, प्रोफेसर कपिल कुमार हो, DGP विक्रम सिंह हो, ये तमाम सारे लोग जो हैं लगातार दिन रात बिना किसी सत्ता के लालच में, बिना किसी पाने की उम्मीद में अपने जीवन को जीने के बाद उनको लगता है कि इस वक्त राष्ट्र सुनना चाहता है, और इस राष्ट्र को सुनाने के लिए 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा आविष्कार है, जिसे पूरी दुनिया कहती है कि ये 21वीं सदी भारत की होगी, जो लोग कहते हैं उन्होंने ही भारत के लोगों की आवाज कैसे दूर तक जाए, कैसे कम्युनिकेशन के जो माध्यम थे, चाहे वो टेलीविजन था या वो रेडियो था या वो अखबार था, उस पर एक खास विशेष सोच के लोगों ने उस पे कब्जा कर लिया था। तो आम जनमानस जो वो गांव में बैठा आदमी है, जो परिंदों की आवाज दोपहर में हो रही होती है और परिंदे यकायक छतों पे लौटना शुरू कर देते हैं, तो वो बता देता है कि भूकंप आने वाला है। वो आदमी वो मजबूत ना हो पाए, उसकी पहचान ना हो पाए। इसलिए आपको साथ क्या क्या अपराध किए, मैं अब उसकी शुरुआत करता हूं। 15 अगस्त 1947 को मैं एक चीज जानना चाहता हूं। मैंने पढ़ा, किताबों में पढ़ा, जो किताबें हैं उसमें मैंने पढ़ा कि जब वंदे मातरम को लेकर के, जो वंदे मातरम इस आजादी का एक बहुत बड़ा ऐसा जोशीला नारा था जिसे लगा करके लोगों ने आजादी की लड़ाई में कूदे, जवान लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। लेकिन मैंने कहा कि मुगल चले गए, लेकिन उनकी नाजायज कन्वर्टेड औलादों ने इस देश के साथ जघन्य अपराध किया। मैं कुछ शब्द हार्श बोलता हूं इसलिए कि आज सच को सच में और उसी भाषा में बोलना चाहिए, क्योंकि आज की ग्रामर में आदर्श नहीं है, क्योंकि हमें आदर्श की किताबें नहीं पढ़ाई गई, हमें यही बताया गया। लिहाजा मेरी मजबूरी है कि मुझे बीच बीच में वही शब्द बोलने पड़ते हैं जिससे शायद बात पूरी ताकत के साथ, बात पूरी पैनेपन के साथ आपके गले उतरे। हमको क्या बताया गया कि साहब वंदे मातरम से बड़े सारे लोगों को तकलीफ है कि वंदे मातरम में देवी देवताओं के नाम आते हैं और उससे मुसलमानों की भावनाएं जो हैं वो ठेस पहुंच जाती हैं। ये 1947 और 1937 और 1927 की बात कर रहा हूं। और कौन थे? 37 की बात कर रहा हूं जब मुस्लिम लीग थी। 40 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में रेजोल्यूशन पास किया 23 मार्च को कि पाकिस्तान बनेगा। 37 में वो मुस्लिम लीग का लीडर है, भारत में रह रहा है, पाकिस्तान बनाना चाहता है, लेकिन उसे वंदे मातरम पे एतराज है। और मक्का में पैदा होने वाला, जिसका वालिद, जिसके बाबा, जिसके अब्बा जान मक्का के थे, उसकी मां मदीने की थी, जिनके खानदान का कोई आदमी भारत में नहीं था, वो मक्का में पैदा होता है 1888 में, और 1902 में भारत आ जाता है। उसके माता पिता लेके आते हैं। कहीं सुना है आपने लोग अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों वाली जगह जाते हैं या ऐसी जगह जाते हैं जहां उनके संस्कृति संस्कार मिलते ही नहीं है? और वो आया, उसके मां बाप उसे लेकर के कलकत्ता आ गए, और कलकत्ता में 1902 में वो भारत आए और 1906 में मुस्लिम लीग बनी और सारा स्टेज सेटल हो गया कि किस तरीके से जो खिलाफत मूवमेंट था उसको भारत में कैसे स्थापित किया
किया जाए, उसका कुछ रंग अलग होगा, उसकी कुछ स्टाइल अलग होगी, उसके चेहरे अलग होंगे, वो किसी और खिलाफ में आएगा, वो किसी और अच्छे से सुंदर पैकिंग में दिया जाएगा, लेकिन एजेंडा वही था। तो 1888 में 1888 में मक्का में पैदा होने वाला एक शख्स 1902 को भारत आया, 1906 के अंदर मुस्लिम लीग बनी और आजाद हुआ भारत 1947 में। लेकिन राजनीति देखिए, लोग अपने कैसे मिशन मोड पे आए थे। इसलिए हम आज के युवाओं से, सनातनी युवाओं से कहता हूं, अपने जीवन को मिशन मोड में नहीं लाएंगे आप तो भारत राष्ट्र को अंदर से खोखला करने वाली ताकत कामयाब होंगी। क्योंकि अंदर भी लोग हैं, बाहर भी लोग हैं, बॉर्डर पे भी लोग हैं, कश्मीर में भी हैं, केरला में भी हैं, मालदा में भी हैं, अलीगढ़ में भी हैं, रामपुर में भी हैं। पूरे देश में हमारी और सुशील पंडित और तमाम सारे लोगों की स्थिति ये कहती है, जो हमारी स्टडी है वो ये बताती है, 500 से ज्यादा कश्मीर बन चुके हैं। एक कश्मीर में से कुछ हटाने से, कुछ बढ़ाने से संवैधानिक तौर पे तो कुछ हुआ है, लेकिन हमारे सोने से यह स्थिति हो गई है। इसलिए मेरी आपसे विनती है युवाओं, यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जिस समय में डॉक्टर राधा कृष्णन जैसा विद्वान वो मौजूद हो और उनके पास ज्ञान का भंडार हो, हम कितने भोले हैं कि सत्ता पर बैठने वाले लोगों को डॉक्टर राधा कृष्णन जैसा महान ज्ञानी आदमी, उसे भारत का पहला शिक्षा मंत्री नहीं बनाया। एक अनपढ़ जाहिल, न किसी स्कूल में गया, न किसी कॉलेज में गया, न किसी यूनिवर्सिटी में गया, एक मदरसे से निकलने वाले आदमी को भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया, जिसका नाम भी अपने आप में विवादास्पद है। उस नाम के बारे में भी अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये हमसे छुपाया क्यों गया। छुपाया तो गया, लेकिन आपने भी मेरे भाई लोगों पढ़ने की और उसको खोजने की कोशिश नहीं की। इसलिए अगर आज ये मीनार हिल रही है, अगर ये राष्ट्र रूपी भारत की जड़ों को कहीं हमें हल्का सा जलजला महसूस हो रहा है, तो इस जलजले का तो इलाज करने के लिए आपने राज की सत्ता में जिन लोगों को बिठाया है, वो जो कर सकते हैं कर रहे हैं। लेकिन अगर इसकी जड़ में कुछ नीम के अंदर कुछ ईंटें खोखली रख के लोग गए हैं कि हमारे जाने के 100 साल के बाद ये बिल्डिंग गिर जाएगी, उनको जानना जरूरी है। अगर आप इस खोखली और कमजोर इमारत के ऊपर एक और घर बना करके, हो सकता है कि आपके जीवन में आपके परिवार की पूरी पीढ़ी कट के चली जाए, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में वो कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। मेहनत का काम है, तकलीफ का काम है, लेकिन अगर सही माने में राष्ट्र से प्यार करते हो, इस राष्ट्र को बचाना चाहते हो, इस संस्कृति परंपराओं को बचाना चाहते हो, जो संस्कृति पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति के कारण जानी जाती है, और पूरी दुनिया आपको उसी संस्कृति, उन्हीं सभ्यताओं और उन्हीं संस्कारों के कारण आपका लोहा मानती है। आपको 1947 के बाद के भारत से कोई नहीं जानता। उस मक्कार, उस मुनाफिक शिक्षा मंत्री का नाम, जिसे आप सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं। यह सोचा कभी आपने, एक विदेशी जिसका भारत की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था और आजाद भी हुआ तो वो शिक्षा मंत्री बना, जो शिक्षा पूरे आपके देश के, आपके समाज के चरित्र को बनाती है, जो आपके बच्चे के अंदर जहन में आपके राष्ट्र के प्रति राष्ट्र भावना जगाती है। वो आदमी कौन था? जिसका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब इस बहरूपिये को देखिए, इस बहरूपिये को भी बचाने के लिए कैसे काम किए गए।
इसका नाम बताया गया कि यह आदमी मौलाना अबुल कलाम आजाद है। और हमारे सारे साथी, हमारे दोस्त, मैं बार बार उनसे कहता हूं कि ये 21वीं सदी है। आज आपको तर्कों से, लॉजिक से, रेफरेंस से अगर आप बात नहीं करेंगे तो आपकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। और इसलिए मैंने कहा कि जो राष्ट्रवादी ताकतों ने इतिहास की चीजें लिखी हैं, उनका भी थोड़ी देर के लिए रेफरेंस मत दीजिए, क्योंकि आप पे यह आरोप लगेगा कि जो इस्टेब्लिश महान इतिहासकार जो पैदा थे, उन्हीं में से कुछ निकालना है और उनको इतना कॉर्नर करना है कि न सिर्फ उनकी बोलती बंद आ जाए, बल्कि उनकी आने वाली नस्लों को यह एहसास हो जाए कि भारत का 21वीं सदी का युवा, 21वीं सदी का सनातनी जाग गया है। अब वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। आपको चौराहे चौराहे, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, यूनिवर्सिटी में आपको घेरेगा और इस बात से नहीं डरेगा कि अध्यापक जी अगर नाराज हो गए तो फेल कर देंगे, क्योंकि डिग्री मिलने से नौकरी मिल सकती है, डिग्री मिलने से राष्ट्र नहीं बचेगा। और ये डिग्रियां किसी काम की नहीं है। सत्ताधारी पार्टी कौन है, कौन नहीं है, यह महत्व नहीं है। सत्ताएं आएंगी जाएंगी। कोई पार्टी है, हजारों पार्टियां हैं, हर पार्टी एक अपना मैनिफेस्टो लेके घूम रही है। हर पार्टी की वोट लेने के लिए कैसे भी हम एन कैन प्रकरण से लोगों को मुतासिर करें, इन्फ्लुएंस करें, उनको लालच दें और सत्ता पे काबिज हो जाए। तो सत्ता को अगर आप अलग रखें तो आपको लगेगा कि हमने 70 सालों में ये देश बनाया नहीं है। हमें लगता है ये बड़े बड़े डैम हैं, ये नदियां हैं, हम चांद पे पहुंच गए। ये भौतिक, ये दिखने वाली एक हमें विकास दिखता है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि हमने तरक्की का मतलब समझ लिया है, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े मकान, हर चीज जो इस दुनिया में आधुनिकता का एक चिन्ह है, उसे हम शायद तरक्की समझ रहे हैं। आज भी नासा तो 1948 या 50 के आसपास बना है, लेकिन आज की जनरेशन ये कहती है कि नासा ने बताया है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने उस गुलामी के कालखंड की तखान के कारण हमें न सिर्फ सच बात बताई, बल्कि ये मान लिया कि सत्ता पे जो लोग बैठे हैं वो जो कह रहे हैं वो ठीक हैं, वो 24 कैरेट के सच्चे लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। ये 70 साल के बाद आज हमें बोध हो रहा है। नासा बताता है कि सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, लेकिन आज भी भारत राष्ट्र और इस राष्ट्र में बसने वाले करोड़ों लोग 6 रुपए का एक कैलेंडर खरीदते हैं और वो 6 रुपए के कैलेंडर में जो हजारों साल की जो खोज है, जो ऋषि मुनियों ने की, जो शुद्ध साइंस पे थी, वो 6 रुपए का कैलेंडर आज भी बता देता है कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, कितने समय तक लगेगा और इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये बताया गया कि नहीं, ये तो बेकार टाइप की लोग हैं, ये तमाम जने कहां से लाते हैं, ये राइट विंगर हैं, ये पोंगापंथी टाइप के लोग हैं, ये दकियानूसी लोग हैं, ये विकास के खिलाफ हैं। नासा ने बताया है। नासा कल पैदा हुआ है भाई, हजारों साल से, जब ये 1947 से पहले भी भारत था। लेकिन हमें बताया गया
कि 1947 के भारत बना है। इसके एक राष्ट्रपिता हैं, इसके एक पहले प्रधानमंत्री हैं। उससे पहले भारत नहीं था। उससे पहले न संगम थी, न गंगा थी, न हिमालय था, न कुंभ था, न सूर्य ग्रहण था, न चांद ग्रहण था। हमें नहीं पता था। यही मैं बताना चाहता हूं। ये जो सालों की खोज है हमारी, जिस भारत ने दुनिया को ज्ञान बांटा हो, विज्ञान बांटा हो, आज वो भारत उन लोगों को जिन्होंने हमारे ज्ञान का 1% लेकर के पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया है, आज हम उनकी तरफ देखते हैं और वो हमें बताते हैं कि ऑर्गेनिक फूड बहुत अच्छा है, यही आपके लिए है और यही खाना चाहिए। अब वो ऑर्गेनिक फूड बना के हमें भेज रहे हैं और हम उसे ऑर्गेनिक फूड समझ के खा रहे हो, जो भारत की धरती में भारत के लोगों के लिए उसके अलावा कोई फूड ही नहीं था। तो हमने अपना खाना छोड़ा, हमने अपनी संस्कृति छोड़ी, अपनी पहचान छोड़ी और धीरे 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 हम एक ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए कि हमको यह समझ नहीं आ रहा कि हमें जाना किधर है। आज का युवा भ्रमित है और उसके भ्रमित होने में उस युवा की कोई कसूर नहीं है। यह हमारा कसूर है, यह हमारे बुजुर्गों का कसूर है, क्योंकि हम शुरू से सत्ता के नजदीक कैसे पहुंचे और सत्ता ही हमारा सब कुछ करेगी और वही अल्टीमेट है, इस भावना को इतना ज्यादा हमने बैठा दिया कि हमने कभी नहीं सोचा सत्ता अपना काम करेगी, अपना जाएगी आएगी, कानून चलाएगी, देश चलाएगी, ये कानून हो गया, ये किसी ने क्राइम कर दिया, बस इतना ही भरता उसका काम। लेकिन सत्ता जब आपके बेडरूम में घुस जाती है, सत्ता जब आपके घर के अंदर घुसने लगती है, तो फिर संकट यह होता है कि वो शादी की उम्र भी तय करती है। बेडरूम में क्या है इसके बारे में भी नियम बनाती है। तलाक कैसे होना है फिर इसका भी नियम बनाती है। क्यों हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों में शादी जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो कागज पे लिखने से मजबूत नहीं होता था, क्योंकि हमारी संस्कृति में जो 5 तत्व हैं, जिसे हम कहते हैं कि जिसके से हमारा शरीर बना है, वो आकाश हो, पृथ्वी हो, अग्नि हो, जल हो, वायु हो, उसी अग्नि के चारों तरफ फेरे लेकर के बिना किसी कागज की जरूरत के समाज के तमाम उन लोगों के सामने शादी की वो रस्म अदायगी होती है। तो अग्नि का इस्तेमाल हुआ जो सबसे पवित्र है, और सुबह 4 बजे तारों की छांव में जब विदाई हुई तो उस आकाश का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब आपने ये संस्कार छोड़े, जब आपने इन तमाम यज्ञों को छोड़ा, तो जो फेरे लिए जा रहे थे वो फेरे अब लेने से पहले फंसाया जा रहा है, और उस फंसाने के साथ उन्हें घुमाया जा रहा है। और जब फेरे समाप्त हो गए और उन्हें घुमाया और फंसाया जाने लगा, तो फिर गला घोंटने और फंदा लगाने की घटनाएं बढ़ने लगी। हम समाधान जहां ढूंढ रहे हैं वहां मिलेगा नहीं हमें। हम अपनी समस्याओं का समाधान वहां ढूंढ रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में समस्याएं दी हैं। यही कारण
अपनी सुविधा, अपनी राजनीति, अपना वोट बैंक, अपने स्वार्थ यानी सत्ता के स्वार्थ के लिए कब कौन सा मुद्दा उठाना है, कब कौन सा मुद्दा नहीं उठाना है, कब कोई गलत काम करना है, कभी कोई सही काम करना है, कभी किसी गलत काम को सही कर, ये तमाम जितने भी परपंच हैं ये राज सत्ता करती है। लेकिन आप कहेंगे कि आज ये बोध क्यों हो रहा है? ये बोध इसलिए हो रहा है कि आपने एक लंबे समय तक अपने आप को, अपनी सोच को, अपने आदर्शों को, अपनी आस्थाओं को दूसरे के हाथ में दे दिया कि आप तय करें कब पूजा होगी, कब नहीं होगी। आपने तय करने के लिए छोड़ दिया कि वो ये बताएं कि मुंबई में दही हांडी की लंबाई कितनी होगी। आपने छोड़ दिया, इसलिए राज्य की जो एक इकाई है न्यायपालिका, वो ये तय करती है कि महाकाल पे पानी कितना चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा। इसलिए वो राज आपकी आस्थाओं पे चोट करता है। और सबरीमला जो 1000 साल की परंपरा के बाद जो उसमें किया जा रहा था, वो एक जज जो किसी विश्वविद्यालय में डिग्री लेके आया है, वो टेक्निकल ग्राउंड पे वो हो सकता है टॉपर हो, वो टेक्निकल ग्राउंड पे बहुत अच्छा पढ़ने वाला हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो सर्वज्ञानी हो गया। वो जो लॉ पढ़ के आया है, कौन सा आर्टिकल कहां है, किसके तहत क्या होता है, वो आदमी यकायक भारत की परंपराओं के ऊपर, आदर्शों के ऊपर, आस्थाओं के ऊपर भी एक्सपर्ट हो गया। और उसके मन मस्तिष्क में जेंडर जस्टिस क्या है, तो उसने कहा जेंडर जस्टिस, क्योंकि वो जिस दौर में पैदा हुआ है उस दौर में हम भी पैदा हुए हैं, लेकिन हमारी विजन वो नहीं है जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों की थी, ऋषि मुनियों की थी, जिन्होंने एक पूरी व्यवस्था दी। उसका तत्कालिक लाभ उसे क्या मिलना है? मैं जज के पद से उतरूंगा तो कहां का गवर्नर बनूंगा, मुझे कौन सी राज्य सरकार का फायदा करना है, कौन सी का नहीं करना है। इसीलिए उस राज्य ने 1000 साल पुरानी लंबी सफर के बाद एक परंपरा बनी। उस परंपरा को ध्वस्त करने में राज्य को 2 मिनट नहीं लगे। और राज्य भी चलाने वाले कोई बहुत ज्ञानी हो, बड़ा उनका पुरुषार्थ हो, सन्यासी हो, राज्य चलाने का उनको गहरा एक्सपीरियंस हो, वो समझते हो कि भारत राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है, हमारी जरूरतें क्या है, ये सब उनको पता नहीं है, लेकिन वो सत्ता पे आ गए हैं, व्यवस्था में बैठ गए हैं। इसलिए उनके ज्ञान से उपजा हुआ जो कूड़ा कबाड़ा है, उसे राष्ट्र नाश करने के लिए मजबूर है। आप आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद आप किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, और तब जाकर के किसी विषय विशेष के आप एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन ताज्जुब क्या है कि हमारे यहां व्यवस्था सत्ता पे हावी होती है, और वो इसलिए हावी होती है कि सत्ता में आने वाले लोगों का न कोई बेसिक ज्ञान है, न कोई क्वालिफिकेशन है। शहर को कैसे चलाना है इसकी क्वालिफिकेशन तो है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को एक्सपीरियंस होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। उस इंडियन पुलिस सर्विस के आदमी को पता होना चाहिए कि पुलिस कैसे काम करेगी, किस तरह का, ये उसको ज्ञान है क्योंकि उसको एक्सपर्टीज दी गई है, लिहाजा वो ये जानता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कब क्या करना चाहिए, पुलिस को कब गोली चलानी चाहिए, पुलिस को नहीं चलानी चाहिए, एक टटपूंजिया सा नेता तय करता है, न जिसका कोई बैकग्राउंड है, न उसकी कोई एक्सपर्टीज है, न वो ये जानता है। उसको सिर्फ इस बात में स्वार्थ है कि कैसे गोली चलाओ, और गोली चलाने से 2 कुठारी बंधु मार दिए जाएंगे,
तो उसके इंपैक्ट में कुछ लोग खुश होंगे और खुश होकर मेरी सत्ता मजबूत होगी। तो वो सत्ता में बैठने के लिए आया है, न राज्य को मजबूत करना चाहता है, न राष्ट्र के तमाम जितने भी इंस्टीट्यूशन है उन्हें मजबूत करना चाहता है, और राष्ट्र उसकी कल्पना से बाहर है, क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से आए नहीं है। इसलिए चंबल के लोग भी संसद में पहुंच जाते हैं, डॉन माफिया भी पहुंच जाते हैं। हमने 70 साल में व्यवस्था ऐसी बना दी है। लेकिन जब किसी चीज की बहुत अति हो जाती है तो प्रकृति भी आपकी मदद करती है। ये वही देश है, वही लोग हैं जिन्होंने इस पार्टी को, उसको 5 सीटें, इसको 20 सीटें, इसको 40 सीटें, 2 सीटें, तमाम हर पार्टी बार्गेनिंग कर रही है। जिसके 10 MP हैं उसको लगता है कि मेरे बगैर सरकार नहीं मिलेगी, तो उसने कहा कि मुझे रेलवे मंत्रालय दो, क्योंकि रेलवे मंत्रालय का बजट अलग होता है, उसमें करोड़ों के घोटाले किए जा सकते हैं। तो राज्य की मजबूरियां ये हैं कि उसने राष्ट्र को चलाने वाली जो रेल है, जो राष्ट्र को जोड़ती है, उसने ऐसे हाथों में दे दिया जिसका इंटरेस्ट रेल चलाने में नहीं है, रेल के माध्यम से मिलने वाले करोड़ों के बजट को खाने, उड़ाने और अपने लोगों के बीच बांटने में है। ऐसे ही 70 सालों में हुआ। एक सेकंड शाहनवाज जी, एक सेकंड। RSN, लेट RSN रिस्पॉन्ड टू। नहीं, ये जलाने की बात कर रहे हैं तो 71 में देखिए पाकिस्तान जल उठा था, 2 टुकड़े हुए। अब इंतज़ार कीजिए चाइना का। और केवल हम ही नहीं ये कह रहे हैं, दुनिया के तमाम लोग कह रहे हैं कि हो सकता है ये ऐसा। अब उसकी जो वो जलने का मतलब है कि उसके बिखरने का। जी हमारे पास तो इंदिरा जी की बात नहीं कर रहे। आपके बीच में RSN नहीं बोले। क्या है मुझे बताइए, आज क्या है देश के पास? इंदिरा जी की शक्ति थी 71 में, 69 में रॉ बनाया, 2 साल में पाकिस्तान के टुकड़े किए। इनने क्या किया 6 साल में, 12 साल में? 12 भाजपा वालों ने सिर्फ झूठ, सिर्फ लड़ाई, हिंदू को मुसलमान से लड़वाया, आज इससे लड़ो, आज उससे लड़ो। हर दुश्मन हमारा बन चुका है इस वक्त। और चाइना से हम डर रहे हैं। अरे क्यों डर रहे हैं? ये भगवान राम का देश ही नहीं डरेगा। अगर ये भाजपा वाले डरते हैं, सत्ता छोड़ दें सत्ता, हम जाके लड़ेंगे। तुम नरेंद्र मोदी को हेट कर सकते हो, बीजेपी को हेट कर सकते हो, देश को तो हेट ना करो कम से कम। तांत्रा ऑफ RSN। नहीं, मैं कह रहा था कि देखिए दो बड़ी अहम चीज़ें हुई हैं। अगर मुआयना करें अभी जो हालात है चाइना के आसपास, उन्होंने ये कोरोना अनलीश किया, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, सारे काम अपने कर डाले उस समय। उन्होंने वो कई वहाँ पे जो आइलैंड्स बनाए थे उनको अलग अलग 2 डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट किया। वियतनाम का वेसल वो किया, हांगकांग को वो किया, हांगकांग पर अपना कानून थोपा। और आपने देखा होगा कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो थे US को, उसको एफ्लिक्ट किया कोरोना वायरस से। हमारे यहाँ भी उन्होंने कोशिश की और उनका यही कैलकुलेशन था कि इस बायोलॉजिकल वॉरफेयर की आड़ में हिंदुस्तान। एक मिनट, धरती खा गए वो लद्दाख में चुप कर, आप कोशिश कर रहे, धरती माँ है, सब देशवासियों की धरती है वो। झूठ बोल रहे हैं आप इस डेट पर, आज झूठ बोल रहे हैं इस डिबेट पे। इसके साथ क्या है? आप के साथ बैठकर तुम लोग को बात कर पाते हो? गलवान वैली में कब्जा हो गया है, हमारी जमीन ले गया चाइना, हमारे घोड़े ले गया चाइना, हमारे मवेशी ले गया चाइना। RSN आप रुकिए, आप क्यों भाग के जा रहे हैं? आप क्यों छोड़ रहे डिबेट? रोज इनको ऑडियो में म्यूट कर दिया, आप अपनी बात को रखिए। हम सीरियस बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी, हम बात कर रहे हैं, इसको उठा के ले आते हो कहीं से। कुछ भी बोलता रहता है। बोलिए RSN, आप माइक लगाइए, दोबारा बोलिए RSN। RSN को दिखाइए पिक्चर के अंदर। RSN सिंह, मैंने उनको ऑडियो म्यूट कर रखा है, आप अपनी बात को रखिए। जी और आपको बहस छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये लोग सो जाएंगे बहस को छोड़कर। नहीं, रोज का क्या, हम भैया, हमको कोई मतलब कुछ भी बोलता रहता है देश के खिलाफ।
रोज इसको मैं आज से नहीं देख रहा हूं, कई सालों से देख रहा हूं। अब ये टोपी पहन के आ जाता है, पहले टोपी नहीं पहनता था, कुछ भी बोलता रहता देश के खिलाफ। पहले इसको 370 का दर्द था, अब कुछ और बोलने लगा है, और रोज का रोज। और हमको ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं करना है, और मैं इसीलिए नहीं आना चाहता हूं डिबेट्स में। आज भी मैंने कहा था, बहुत रिलक्टेंटली मैं आया हूं। आप अपनी बात रखिए RSN। हाँ, मैं कह रहा था, मैं कह रहा था कि देखिए इन्होंने सब कुछ जो चाहा, ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर के आड़ में इन्होंने सब कुछ कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ ये फेल कर गए। तीसरी बात कि जो भी प्रधानमंत्री जो गए और वहां पर जो उन्होंने बयान किया, वो एक बहुत स्ट्रांग, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए वो एक बहुत स्ट्रांग मैसेज था। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर चालू रहेगा। मैं ये दोहरा रहा हूँ ये सारी बातें। उन्होंने कहा कि ये हमारे हाथ में बांसुरी भी है और वो सुदर्शन चक्र भी है। उन्होंने कहा वीर भोग्य वसुंधरा। उन्होंने कहा कि हमारे रिजॉल्व को कोई कम ना आके, सारा कुछ उन्होंने एक्सपेंशनिस्ट उन्होंने ये कहा। और देखिए दूसरा हमारा अचीवमेंट क्या है कि ये आग लगाने की बात करें ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बनेगा। अगर वो गलवान से गए हैं तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक, हम DBO तक रहेंगे, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारी टेरिटरी से गुजर के जाती है, नहीं बनेगा। और ये जो सरकार RSS तो कुछ कर नहीं रही है, ये देश को झूठे वादे दे रहे हैं 6 साल से। हाँ, तो तुमको आप लोग तो रफेल नहीं, तुमको 370 हटा के तुम्हारी दुकान बंद कर दी है। तुम्हारा 370 हटा के तुम्हारी दुकान बंद कर दी है। चल हट, मेरी दुकान की फिक्र छोड़िए, मुझे देश की फिक्र है। चलो तो अभी टोपी पहन के नई दुकान। ये टोपी और टाई का क्या कॉम्बिनेशन है ये बताओ? ये टोपी और टाई का क्या कॉम्बिनेशन? या तो टोपी पहन लो या टाई पहन लो। आपको मेरी टोपी से क्या तकलीफ है? नहीं तो टाई मत पहनो ना। नहीं, पहले तो नहीं थे ना। मुसलमान नहीं तो टाई मत पहनो ना, तो टाई मत पहनो। चल हट। मुसलमान ने दाढ़ी क्यों रखी है आपको? हाँ ठीक है। अगर नमस्कार। आज के प्रोग्राम के आयोजक, मुंतजमीन, ऑर्गेनाइजर, केसरिया हिंदू वाहिनी और केसरिया हिंदू वाहिनी के संस्थापक जनाब अतुल मिश्रा साहब, उनके साथी और केसरिया हिंदू वाहिनी के युवाओं के संगठन के अध्यक्ष जनाब मृत्युंजय सिंह साहब, और इस केसरिया वाहिनी की देश भर में जो 24 से 25 यूनिटें हैं, कोई 44 से 45 हजार देश भर में आपके चाहने वाले हैं, आपकी बात को मानने वाले हैं, आपके विचारों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। उन सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। केसरिया हिंदू वाहिनी से मेरा तारुफ, मेरा इंट्रोडक्शन या इसके बारे में या इसकी गतिविधियों के बारे में मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे कुछ भी पता नहीं था, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई चीज आपको न पता हो तो सार्वजनिक तौर पे आपको ये कहने में उलझन नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं, थैंक यू करता हूं उनको, धन्यवाद देता हूं उनको। मेरे बड़े लंबे समय के साथी हैं, इस सफर में शाना बशाना मेरे साथ रहते हैं।
हम लोगों में डेली कोई ना कोई किसी न किसी मौजू पे, किसी विषय पे हम लोग बात करते हैं। उनका नाम है कैप्टन सिकंदर रिजवी, जिनकी रूट्स, जिनके पिता दादा परदादा बल्तिस्तान गिलगिट से आए थे। उन्होंने जब मुझे ये बताया कि केसरिया हिंदू वाहिनी में बहुत सारे युवा हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, खास तौर से उन्होंने अतुल मिश्रा जी का नाम लिया, मृत्युंजय भाई का नाम लिया और कहा कि पुष्पेन जी, जिन विषयों पे हम लोग बोल रहे हैं, जिसमें आप और तमाम सारे साथी, चाहे जीडी बख्शी साहब हों, चाहे कर्नल आर सिंह साहब हों, सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार हो, अंकुर शर्मा हो, प्रोफेसर कपिल कुमार हो, ये तमाम सारे लोग जितने भी हैं, जिन विषय को उठा रहे हैं, ये केसरिया हिंदू वाहिनी ऐसे तमाम विषय को उठा रही है। और मुझे लगता है कि अगर उनके यहां से कोई दावतनामा आपके पास आए तो आप इसलिए कबूल मत कीजिएगा कि मैं कह रहा हूं, बल्कि उनके काम को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये आप ही की बातें, आप ही की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे बताया गया कि आप छात्रों के बीच में परिवारों को जोड़ने को लेकर के रोजगार, महिलाओं की बराबरी, किसान, और जब इस देश में खुद कुछ लोग देश को तोड़ने के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाते हैं, फतवा जारी करके किसी की जान लेने की बात कहते हैं, ऐसे में आप युवा जान बचाने का काम कर रहे हैं और ब्लड डोनेशन का बहुत बड़े लेवल पे आपका काम है। इन बातों ने मुझे बहुत समय नहीं इस बात के लिए लिया कि जब अतुल भाई का इनविटेशन आया और ये बात हुई कि मुझे इस पे बोलना चाहिए, तो मैं तैयार हुआ और आज आपके साथ अपनी बात रखूंगा। इसलिए तमाम सारे लोग जो देश भर में केसरिया हिंदू वाहिनी के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विषयों पर काम कर रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। और पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी निडरता के साथ सच बात को सच कहिए, चाहे दुनिया आपकी सच बात के साथ खड़ी हो या न खड़ी हो, इसकी चिंता मत करिए। लिहाजा आज कुछ विषय में इसलिए आपके सामने साझा करूंगा। यूं तो हर संबोधन में बहुत सारे युवा होते हैं, लेकिन क्योंकि ये तो पूरा संगठन ही युवा चला रहे हैं, इसलिए आज के युवा को दो चीजें बिल्कुल साफ समझनी चाहिए। मैं ये नहीं मानता कि मेरे कहने से वो समझेंगे, कुछ समझ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मैं एम्फेसिस उन चीजों पे देना चाहता हूं जिससे कई सौ सालों, हजारों सालों तक आपके किए हुए कार्यों से आपका न सिर्फ ये राष्ट्र बचेगा, बल्कि राष्ट्र की परंपराएं, उनके आदर्श, उनके मूल्य, आस्थाएं, उपासनाएं, ये संस्कृति, ये सनातन, उन कामों से ये तमाम सारी चीजें जो हजारों साल से हमारी पहचान है, जिनका उपहास, जिनका मजाक आने वाली इस देश में विदेशी ताकतों ने, चाहे वो लुटेरे मुगलों की शक्ल में हो, अब्दाली की शक्ल में हो, औरंगजेब की शक्ल में हो, बाबर की शक्ल में हो, गौरी की शक्ल में हो, गजनी की शक्ल में हो, ये तमाम सारे लोग आए, उससे पहले और भी लोग आए। और एक बात समझिए कि पूरी दुनिया में जितने हमले भारत पे और जितने लोग भारत आए, वो किस लिए आए थे? क्या उनके मन में था भारत आने के प्रति? क्या वो ज्ञान के लिए आए थे?
क्या वो हुकूमत करने आए थे, या फिर कौन सी ऐसी चीज थी कि हर कोई भारत आया? भारत आने के पीछे की मनोदशा क्या थी? ये सब लोग इसलिए आए कि ना इनके पास कोई संस्कृति थी, न कोई सिविलाइजेशन थी, न कोई आदर्श थे, न मूल्य थे, न कोई सभ्यता थी। इन सब को लगा कि दुनिया का सबसे रिच, अमीर, संसाधनों में जिसे प्रकृति ने नवाजा है, इस भारतवर्ष में 5 मौसम होते हैं जो दुनिया में नहीं होते। इस भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था? हमने देखा नहीं। सबसे ज्यादा नदियां हैं, पहाड़ हैं, समुद्र है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो सृष्टि के अंदर हो और हमारे पास ना हो। यहां के लोगों का ज्ञान, यहां के ऋषि मुनियों की खोज, और जब लोग शायद सभ्यताओं का मतलब नहीं जानते थे, ज्ञान का मतलब नहीं जानते थे, जब लोग टेंट में रेगिस्तान में रह रहे थे, जब लोग जंगलों में रह रहे थे, तब भी इस धरती पर ऋषि मुनि जंगलों में, पहाड़ों पर तपस्या करते थे, ज्ञान अर्जित करते थे। लेकिन आप जब बहुत आदर्श स्थिति में पहुंच जाते हैं, जब आपको लगता है कि जैसे आप हैं वैसे ही पूरी दुनिया होगी, तो आपको संसार के जो परपंच होते हैं, झूठ, मक्कारी, फरेब जो होते हैं, धोखे होते हैं, लालच होते हैं, ये शब्द क्योंकि आपके सरोकारों से कहीं इनका आमना सामना नहीं हुआ था, इसलिए आपके ये शब्दावली नहीं थी। आपके जैसे आपके इतिहास में, आपके साहित्य में तलाक शब्द नहीं मिलता है ही नहीं शब्द, क्योंकि ये भारत की सांस्कृतिक और सनातनी परंपरा में ये शब्द ही नहीं है। इसी तरीके से ऐसी कई चीजें हैं जो भारत की धरती, भारतवर्ष, जो बहुत दूर दूर तक का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तमाम पूरा इलाका, ये सारी की सारी सभ्यताएं आप ही की थीं। लेकिन धीरे 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 दुनिया को लगा कि ज्ञान लेना है, रुपया लेना है, सोना लेना है, तो सबने भारत की तरफ रुख किया और वो आए। और यहां आने के बाद